हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र के पार्ट 14 को। तो चलिए एक एक करके ये फटाफट हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया। तो नेशनल कॉलेज पूछ लिया है और बिहार विद्यापीठ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट वीवीआई लेके चलो इसे। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया। जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बरी। ये देखो बीपीएससी 9-10-2023 का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ये वाला। तो भाई नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने करा है। तो जयप्रकाश नारायण तो नहीं भाई, इसने नहीं करा। स्वामी सहजानंद नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, मौलाना अब्दुल बारी नहीं। तो करा किसने है। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का स्थापना जो है आपके महात्मा गांधी ने करा है। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। तो इसका शिलान्यास किसने करा है। तो महात्मा गांधी ने करा है। ओके, गांधी ने इसका शिलान्यास करा है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन कब हुआ है। तो भाई बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ है ये फरवरी के 1921 में हुआ है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ है। तो फरवरी 1921 में उद्घाटन हुआ है इसका। ओके, उद्घाटन कब हुआ है। तो फरवरी 1921 में बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन हुआ है। अच्छा, और नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने करा। तो महात्मा गांधी ने शिलान्यास करा है। ओके, अच्छा, स्वामी सहजानंद से आप लोग याद रख लेंगे एक पत्रिका हुंकार, मैगजीन याद रखना है आपको, एक हुंकार, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रख लीजिएगा, हमारे भारत के पहले जो है फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट है, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड ही रोट ए मैगजीन नेम वाज, मैगजीन क्या मैगजीन का नेम था भाई। तो मैगजीन था आपका इंडिया डिवाइडेड। ही रोट इंडिया डिवाइडेड। ओके, डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। आपसे पूछ लेगा इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय। तो इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, एंड इनका जो घर था भाई तो वो बिहार में था। कहाँ था। बिहार में था ये इनका घर, बिहार में। कहां पर घर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो बिहार में घर था। ओके, नेक्स्ट, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। हाँ, तो चंपारण सत्याग्रह पहले याद रख लो हुआ कब है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है। ओके, और चंपारण सत्याग्रह से एक नेता थे। नेता कौन थे चंपारण सत्याग्रह में। तो भाई वो नेता थे आपके राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह में एक नेता कौन थे। तो वो थे नेता आपके राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। तो आपसे पूछ लेगा कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो राजकुमार शुक्ल थे। और राजकुमार शुक्ल ही वो नेता थे जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए और महात्मा गांधी को इनवाइट किए थे चंपारण आने के लिए। ओके, लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए और यही थे जो कि महात्मा गांधी को इनवाइट किए चंपारण आने के लिए। गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किए थे, चंपारण के लिए इनवाइट। ओके, तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किसने करा था। तो वो जो आपके राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है। और इन्हीं के कहने पर जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे। ओके, तो यहां पर क्या पूछा है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई। तो जान किसने बचाई। तो रविंद्र पाठक, बटक मियां, हामिद अंसारी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्री 2023 का क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री का। तो भाई देखो ये जो जान बचाया था वो बतक मियां ने बचाया था। महात्मा गांधी का जान किसने बचाया था। तो बतक मियां ने बचाया था। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम पे जब महात्मा गांधी चंपारण गए हुए थे ना, तो इरविन जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने घर पे न्योता देता है कि आप लोग आइए, मतलब कि खाना वाना खाने के लिए इनवाइट करता है। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इरविन के घर जाते हैं, ठीक है। तो जब इरविन के पास वो लोग जाते हैं तो वहां इरविन जो है अपने रसोइया को कहता है कि तुम जो है गांधी जी के दूध में जहर मिला के गांधी जी को दे देना। क्योंकि देखो चंपारण आंदोलन जो हो रहा था तो उसमें मुख्य रोल जो था आपके गांधी जी का था, और गांधी जी आए थे तो सॉल्व भी होने लगा था सारा कंडीशन। ओके, तो इसीलिए इरविन ने कहा कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो फिर सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने अपने रसोइया को कहा
जिसका नाम था बतख मियाँ। तो बतख मियाँ रसोइया को कहा कि तुम दूध में जहर मिला के दे देना गांधी जी को। तो बतख मियाँ क्या करता है, दूध में जहर मिला के ले जाता है, ठीक है। लेकिन जो जो है वो राजेंद्र प्रसाद के कान में बतख मियाँ धीरे से कह देता है कि दूध में जहर मिला हुआ है, और जिस वजह से राजेंद्र प्रसाद अपने केहूनी से मार के दूध को गिरा देते हैं, और इस वजह से जो है महात्मा गांधी की जान बच जाती है। तो आपसे यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई बिहार में? तो भाई वो बतख मियाँ ने बचाई थी, क्योंकि बतख मियाँ ही बता दिए राजेंद्र प्रसाद को, और राजेंद्र प्रसाद केहूने से मार के गिरा दिए। तो बतख मियाँ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? खेरा, चंपारण, बारदोली, बरोरा। 42nd बीपीएससी 1970-98 में। तो भाई देखो, महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए हैं? तो सर्वप्रथम जो भाग लिए हैं आपके चंपारण आंदोलन में। चंपारण कब हुआ है? 1917 में हुआ है। आपके ये एक लीडर का नाम याद रखना है, जिसका कि नाम क्या था आपका, अभी बताया मैंने, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल आपको याद रखते हुए चलना है, राजकुमार शुक्ल। और किस अधिवेशन में भाग लिए थे राजकुमार शुक्ल? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और वहीं पे जो है किसको न्योता दिए? तो गांधी जी को न्योता दिए थे, और गांधी जी को न्योता दिए, और गांधी जी इन्हीं के कहने पर 10 अप्रैल 1917 को कहां आए थे? चंपारण आए थे। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कहां आए? तो चंपारण आए। आपसे यह भी पूछा जाता है गांधी जी चंपारण कब आए? तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण आए थे। ओके, खेरा सत्याग्रह कब हुआ है? 1918 में। और खेरा सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए हैं? तो आपके महात्मा गांधी जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी। खेरा सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए हैं? तो महात्मा गांधी जुड़े हुए हैं खेरा सत्याग्रह से, ठीक है। और खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है भाई? तो बारदोली सत्याग्रह 4 फरवरी 1918 में हुआ है, 1928 में हुआ है। 4 फरवरी 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ है। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे भाई? तो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? तो 4 फरवरी 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ है। और बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, और बारदोली कहाँ है भाई? तो बारदोली गुजरात में है। बारदोली आपसे पूछ सकता है ना कहाँ है, तो बारदोली मेरे भाई ये गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से, खेरा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, रोलेक्ट एक्ट आंदोलन से। तो भाई जो है गांधी जी भारतीय राजनीति में जो प्रवेश किए हैं गांधी जी, तो प्रवेश किए हैं वो चंपारण आंदोलन से। और चंपारण कब हुआ है? तो 1917 में हुआ है। खेरा कब हुआ है? 1918 में हुआ है। और खेरा से भी महात्मा गांधी ही जुड़े हुए। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1 अगस्त 1920 में हुआ है। 1 अगस्त 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ है। तो चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े हुए हैं, खेरा आंदोलन से भी महात्मा गांधी जुड़े हुए हैं, और असहयोग आंदोलन मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी महात्मा गांधी ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, और असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ था भाई? तो असहयोग आंदोलन बंद हुआ था चोरा चोरी कांड की वजह से। चोरा चोरी कांड के वजह से जो है असहयोग आंदोलन बंद हुआ था, कांड के वजह से बंद। आपसे पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन किस वजह से बंद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड की वजह से आपका बंद हुआ था। ओके, नेक्स्ट। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया था? अभी मैंने बताया है आपको, एस.एन. सिन्हा, राजकुमार शुक्ल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में शेख सदी। बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/23 का क्वेश्चन है ये। तो राजकुमार शुक्ल थे वो शख्स जिन्होंने गांधी जी को इन्वाइट करा था चंपारण आने के लिए। और कहां पर इन्होंने इन्वाइट करा? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे ये। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, और वहीं पे गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिए। और यहीं पर क्या थे? गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिए। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता, चंपारण आने का न्योता दिए थे, आने का न्योता दिए, मतलब इनविटेशन गांधी जी को यहीं पर मिला था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल भाग लिए थे, और वहीं पर जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहे थे। और गांधी जी इनके कहने पर 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आए थे। 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए, बिहार में चंपारण आए, और इन्होंने जो है आपके नील आंदोलन का जो है तिनकठिया प्रथा जो था उसे खत्म कराया है। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है आपके बिहार के चंपारण में आए थे। ओके, नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो भाई यहां पर क्या पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है?
आर्टिकल 129, आर्टिकल 130, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132 बीपीएससी सीडीपीआर 2005 का क्वेश्चन है ये वाला। तो भाई इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो अनुच्छेद 131 होगा। अच्छा, आपका सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल कितना में आता है? तो आर्टिकल भाई इसका आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 है। अगर वही हाई कोर्ट का पूछ लेता आर्टिकल, हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना है? तो 214 है। उल्टा कर दीजिए ना, 124 है ना, तो जब सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछे तो 124 आपको देना है, ठीक है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का पूछ ले आपसे आर्टिकल, तो हाई कोर्ट का क्या करना है? जो दो बीच में है, दो जो बीच में है उसको इधर साइड कर दीजिए और एक को इधर कर दीजिए, 214 बन जाएगा। तो इस तरह से याद रखिए, थोड़ा ट्रिक लगा के याद रखिए, याद रहेगा। तो हाई कोर्ट का आर्टिकल ऐसे याद रह जाएगा, 214 कि दो को इधर कर देना है, एक को बीच में कर देना है, तो 214 हाई कोर्ट का आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कौन करता है? भाई आपसे पूछ सकता है ना ये क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जज जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो जज की नियुक्ति जो भाई आपके राष्ट्रपति करते हैं। जज की नियुक्ति कौन करते हैं? तो जज की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ओके। नेक्स्ट, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद, अत्यावश्यक संसद की विधायी समिति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो भाई वो आपका जो सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति, ओके। नेक्स्ट, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित कर, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित कर, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त कर, इनमें से कोई नहीं। 43rd बीपीएससी 1999 में। तो ये देखो भाई इसमें क्या होगा, देखो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना है, ठीक है। तो मतलब यहां कहना यह चाह रहा है कि बिहार को काटकर एक दूसरा राज्य बनाना है, तो वो कैसे बन सकता है? राज्य विधानसभा में कानून पारित कर। तो भाई विधानसभा में कानून पारित कर आप राज्य नहीं बना सकते हैं दूसरा, ठीक है। किसी भी राज्य को काट कर आप दूसरा राज्य विधानसभा में पारित करके नहीं बना सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित कर तो राज्यपाल भी इसमें कोई रोल नहीं प्ले करता है कि आप कोई अगर स्टेट दूसरा बनाना है तो काट कर तो आप उसको बना दीजिए, तो इसमें राज्यपाल का भी कोई रोल नहीं है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त कर तो ये भी संवैधानिक औपचारिकता का भी उसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आपका एक नया राज्य अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे नया राज्य? तो भाई ये संसद के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। संसद ही अगर चाहे तो, संसद ही चाहे तो एक किसी राज्य को काटकर एक नया जो है स्टेट बना सकता है, तो संसद उस काम को कर सकता है। नया राज्य अगर बनाना है तो वो उस पर डिपेंड करता है संसद पे, ठीक है। संसद चाहेगा तो वो नया राज्य बना सकता है, ओके। तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा। तो देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा है कि स्थापना हुई थी, तो किसके अकॉर्डिंग हुआ था ये पूछ रहा है यहां पर। तो देखो ये जो हुआ था आपके 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा तो नहीं, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन तो ये भी नहीं होगा, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन तो नहीं, भारतीय संविधान के द्वारा जो होता है एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 66 बीपीएससी डी एग्जाम प्री 2020 का क्वेश्चन है। तो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है देखो राजस्थान है, 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान सबसे बड़ा है तांबा का उत्पादक राज्य, ओके। तो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी राजस्थान है 2022 के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस शहर में स्थित है? तो क्या पूछा है? चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पहले ये बात याद रखिएगा, तो ये चंबल नदी पर है, पहले ये बात याद रख लीजिएगा एक, ठीक है। किस राज्य में स्थित है? तो राज्य पूछा है कि कहां पर है, वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में। तो भाई ये हमारे राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। चंबल नदी कहां है? तो राजस्थान में। तो चंबल नदी से याद रख लेना है कि राजस्थान में है, तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना कहां है? तो वो भी राजस्थान में है, ओके। नेक्स्ट,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है बताइए? गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो भाई ये महाराष्ट्र में है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये कब का क्वेश्चन है? 66 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। ओके नेक्स्ट, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, क्वेश्चन लॉजिक वाला है। यहां पर क्या पूछा है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों वहां पर कम वर्षा होता है? मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहां बहुत गर्मी होती है, यहां जल उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार हवाएं, ये यहां पे क्या है, सू रहती है, मतलब यहां पे शुष्क होना चाहिए था, शायद ये होगा, रहती है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो भाई देखो, राजस्थान में कम वर्षा होने का रीजन क्या है? मानसूनी क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, तो नहीं, ये रीजन नहीं है। ठीक है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो ये भी रीजन इसका नहीं है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार का हवाएं शुष्क रहती है, तो भाई ये भी रीजन नहीं है। तो इसका करेक्ट रीजन क्या है? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण जो है ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो भाई यहाँ क्या पूछा है, ईंट बनाने के लिए किस मृदा का, मतलब कि अगर आप ब्रिक बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, तो किस मिट्टी का आप लोग यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो एलुवियल का, लेटेराइट का, काली का या पिटमय का? तो ये 2005 का क्वेश्चन है। तो भाई ईंटा बनाने के लिए जो है ना लेटेराइट मिट्टी का यूज किया जाता है, ईंटा बनाने के लिए लेटेराइट मिट्टी का यूज करते हैं। ओके, और काली मिट्टी है तो काली मिट्टी को जो है ना रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, जिसे जो है काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास वाली मिट्टी, काली कपास वाली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली कपास वाली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्वतः जोताई वाली मिट्टी, स्वतः जोताई वाली मिट्टी, स्वतः जोताई वाली मिट्टी। स्वतः जोताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी का क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, सबसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है भाई? तो हाई है, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका है? तो काली मिट्टी का। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ये क्वेश्चन आता है आप में कि सबसे ज्यादा कहां होता है काली मिट्टी? तो सबसे ज्यादा भाई महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद याद रख लीजिएगा आप लोग, ये गुजरात में भी काली मिट्टी को याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां होती है? महाराष्ट्र में, और एक याद रख लेना है गुजरात में। ओके, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा बात। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसमें ना काजू होता है, काजू होता है। आपसे पूछ लेगा काजू के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सा है? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे बेस्ट है काजू के लिए। और ईंटा बनाने के लिए बेस्ट क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट। अच्छा, तो भाई हमारा सेशन आज यहीं पर कंप्लीट होता है। आज थोड़ा कम क्वेश्चन था, ठीक है। कल 35 क्वेश्चन फिर से लेकर आऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।